हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज हमारी ग्रुप टू में हम जो स्टार्ट कर रहे हैं एमसीक्यू सीरीज, जो एमसीक्यू बूस्टर सीरीज मैंने लॉन्च करी है, उसका ग्रुप टू में आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। ठीक है, तो मैं आपको कॉर्पोरेट अकाउंट पढ़ाऊंगा और ऑडिटिंग के लिए अलग मैम आपको पढ़ाएगी। वो भी हम जल्दी अपलोड कर देंगे, पर अभी मैं आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ाऊंगा। तो इस एमसीक्यू बूस्टर सीरीज के अंदर, शायद आपने पहले मेरा लॉन्च वीडियो नहीं देखा होगा, तो मैं बता देता हूँ कि एमसीक्यू बूस्टर सीरीज के अंदर मैं यहाँ पर 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ाने वाला हूँ। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ओएमएसएम, दोनों का दोनों, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो होगा कुछ इस तरीके से। जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, पहले हम पूरा मॉड्यूल करेंगे। अभी इस सब्जेक्ट के अंदर बात करूँ, तीनों सब्जेक्ट के, एफएम नहीं होगा क्योंकि एफएम मेरा सब्जेक्ट है ही नहीं। ठीक है। इसी तरीके से ग्रुप वन में टैक्स मेरा सब्जेक्ट नहीं है, तो वो वहां पर नहीं चल रहा है, तो दोनों ही ग्रुप चल रहे हैं। तो अगर आप ग्रुप टू के अंदर है तो आपको यहाँ पर 3 सब्जेक्ट के मॉड्यूल के सारे एमसीक्यू विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। साथ ही में एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक जो इंस्टीट्यूट इशू करता है, उसके सारे क्वेश्चन, लगभग लगभग 100-150 क्वेश्चन वहां पर है। वो भी सारे एमसीक्यू मैं इस सीरीज के अंदर कराने जा रहा हूँ, जो कि यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। दीपक क्लासेस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके रखें। ये आपको बहुत कुछ प्रोवाइड करने जा रहा है। फास्ट ट्रैक बैच हमने ला चुके हैं, उसमें भी वीडियोस अपलोड होती जा रही है ना। एमसीक्यू सीरीज हमारी चल रही है, जो अभी मैंने स्टार्ट करी है, और ये 1 महीने के अंदर अंदर मैं ये सीरीज खत्म कर दूंगा। और हर सब्जेक्ट के अंदर मान लीजिए 7-8 वीडियो हर सब्जेक्ट की जाएगी, तो लगभग लगभग 15-20 वीडियो के अंदर ये पूरे तीनों सब्जेक्ट का एमसीक्यू बूस्टर सीरीज खत्म हो जाएगी। तो पहले मैं आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग स्टार्ट करवाऊंगा, उसके बाद मेरा ओएमएसएम चलेगा, एंड उसके बाद जाकर हम पढ़ेंगे अपना मैनेजमेंट अकाउंटिंग। राइट, चलिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉर्पोरेट अकाउंट एंड ऑडिट के अंदर पहला मॉड्यूल, जिसके अंदर हमारे पास 5 मॉड्यूल है। हर मॉड्यूल में लगभग लगभग 10 से 12 क्वेश्चन है। 13, किसी में 13 है, किसी में 12 क्वेश्चन है। तो अगर 5 मॉड्यूल देखा जाए तो पांचों मॉड्यूल को मिलाकर कम से कम 50-60 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। 60 एमसीक्यू हम यहाँ से कवर कर लेंगे। ऑडिट के लिए ऑडिट की मैम आपको कराएगी। ठीक है, वही सेम प्रोसीजर रहेगा, पहले मॉड्यूल से मैम करा देगी, एंड उसके बाद फिर एमसीक्यू बैंक से कराएगी। तो यहाँ पर मेरा जो का टारगेट है वो आपको 5 मॉड्यूल कवर कराना। जब ये मॉड्यूल कवर हो जाएगा तो फिर मैं इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में जाकर एमसीक्यू बैंक डाउनलोड करूंगा, और वहां से लाइन से आपको सारे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के एमसीक्यू डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ समझा दूंगा। तो पहले हम मॉड्यूल पे फोकस करते हैं। तो आज हम बेसिकली 1-2 काम कर लेते हैं, जैसे कि मॉड्यूल 1 का हम कंप्लीट करते हैं, इसमें 12 एमसीक्यू है। साथ में मॉड्यूल 2 भी कवर करते हैं, इसके अंदर भी लगभग लगभग 12-13 एमसीक्यू है। तो एक दिन का हमारा टारगेट रहे कि हम एक दिन के अंदर 25 एमसीक्यू करीब कवर करें। ठीक है, एक वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, टाइम बिना गवाए हम स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को। और आज हम पहला मॉड्यूल के जितने भी एमसीक्यू हमारे मॉड्यूल के पीछे दे रखे हैं वो कवर करते हैं। पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ। पेज नंबर आपके पास है 140, पहला मॉड्यूल है, उसके अंदर आपको 12 एमसीक्यू दे रखे हैं, वो मैं कवर करा रहा हूँ। चलो, सबसे पहले बात करें, बैलेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कैनॉट बी यूटिलाइज्ड। अब आपको पता है सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 उसका क्या कहता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के अंदर अगर कोई पैसा पड़ा होता है तो आप उसको अलग अलग जगह पर यूटिलाइज कर सकते हैं। इसमें आप बोनस शेयर इशू करने के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। इसमें आप प्रीलिमिनरी एक्सपेंस के लिए आप यूटिलाइज कर सकते हैं। बाईबैक ऑफ शेयर अगर आपको करना है तो वहां पर भी सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा यूज कर सकते हैं। और कई सिनेरियो के अंदर अगर आप शेयर डिस्काउंट पे इशू करना चाहते हैं, सर हमें तो पढ़ाया गया था कि डिस्काउंट पे शेयर इशू ही नहीं किए जा सकते, कर सकते हैं। अगर आपके स्वेट इक्विटी शेयर है और आपका जो मैनेजमेंट है वो अलाउ करता है तो डिस्काउंट पर स्वेट इक्विटी शेयर इशू किए जा सकते हैं। तो वहां पर इसको ओवरऑल तो शेयर हम डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, पर किन सिनेरियो के अंदर कुछ शेयर हम डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं, तो वहां पर आप सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का यूज सेक्शन 52 के तहत कहाँ करोगे? बोनस शेयर इशू करने में, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, आपके पास अगर कोई खर्चा कमीशन के लिए दिया जा रहा है, रिडम्पशन करने के लिए, इसके बाद आपका बाईबैक के लिए, है ना, प्रीमियम एक्सपेंस को राइट ऑफ करने के लिए, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर के लिए। बट इस बात का ध्यान रखना, डिविडेंड को पेमेंट करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट यूज नहीं किया जाता, क्योंकि डिविडेंड का पेमेंट प्रॉफिट से निकल कर होता है। तो इसका आंसर है बी, डिविडेंड का पेमेंट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से नहीं किया जाता, उसका पैसे का यूटिलाइज नहीं होता। सर इनमें से कौन सा रिजर्व फ्री रिजर्व नहीं है?
सबसे पहले समझते हैं कि फ्री रिजर्व होता क्या है। फ्री रिजर्व वो रिजर्व होता है जहां पर कंपनी जो है इस रिजर्व को एज एन डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकती है, डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकती है। मतलब कहने का मतलब यह है कि ऐसा रिजर्व जो एक प्रॉफिट का ही कहीं ना कहीं पार्ट होता है, जिनको हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने में भी यूज कर सकते हैं, उनको रिजर्व को फ्री रिजर्व कहा जाता है। सर एक ऐसा रिजर्व जो यहाँ पर मुझे दिख रहा है वो रिजर्व प्रॉफिट का पार्ट नहीं होता, और वो रिजर्व है जो कि है रीवैल्यूएशन रिजर्व। सर रीवैल्यूएशन रिजर्व का काम होता है एसेट की वैल्यू में बढ़ोतरी करना। अगर एसेट की वैल्यू में इंक्रीमेंट आ रहा है तो रीवैल्यूएशन रिजर्व की यूज करते हैं एसेट की वैल्यू को बढ़ाने के लिए। बेसिकली कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए आपकी बुक में आपकी एसेट की वैल्यू 5 लाख हो रखी है, आज आपने मार्केट में चेक करा तो आज उसकी वैल्यू 5.5 लाख है, तो 50,000 से ये रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट होता है जो एक प्रॉफिट का पार्ट नहीं है, इसलिए इसको फ्री रिजर्व नहीं कहेंगे। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व हमारा फ्री रिजर्व नहीं होता है, ठीक है। तो सी विल बी द राइट आंसर। इसके में कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग रिजर्व कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ इशूइंग बोनस शेयर। देखिए अगर आपका फ्री रिजर्व है तो आप बोनस शेयर इशू कर सकते हैं उसका यूज करके। आपने पढ़ा होगा कि जो बोनस शेयर इशू करने के लिए कंपनी 3 रिजर्व का यूज करती है। एक होता है फ्री रिजर्व, दूसरा होता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, एंड तीसरा होता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। इन 3 रिजर्व का यूज कर सकते हैं बोनस शेयर इशू करने के लिए। बट दोस्तों रिवैल्यूएशन रिजर्व, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि रिवैल्यूएशन रिजर्व सिर्फ और सिर्फ ये दिखाता है कि एक एसेट में कितनी बढ़ोतरी हुई है, उससे ये बनता है। और इसको सिर्फ एक्चुअली में ये पेपर में ही दिखता है कि भाई मेरे पे एक एसेट है जिसकी बुक वैल्यू 5 लाख रुपए है, आज मैंने उसकी जब मार्केट वैल्यू चेक करी तो 5.5 लाख रुपए। क्या मेरी जेब में 50,000 रुपए आ गए? क्या नहीं आए ना, बस 50,000 से मेरी बुक वैल्यू से इंक्रीज हो गया, एसेट मेरी बढ़ गई, पर मेरी जेब में 50,000 तो नहीं आए। तो ये रिजर्व पेपर में ही दिखता है गेन को और लॉस को घटाने के लिए, गेन को करने के लिए, मतलब बढ़ाने के लिए। बाकी एक्चुअल में इसका कोई अनरियलिस्टिक नहीं है, मतलब रियलाइजेशन वैल्यू इसकी कुछ नहीं है कि अगर मेरी आज एसेट 5 लाख रुपए की और वो 5.5 लाख की मार्केट में बिक सकती है तो मैं 5.5 लाख रुपए शो करता हूँ एज पर दी मार्केट वैल्यू, रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट करके। तो एसेट 5 की हो या 5.5 की हो, रिजर्व का कोई रियल वैल्यू नहीं है, जबकि रिजर्व के अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट पड़ा होता है, इसका मतलब पैसा पड़ा होता है। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व आप यूटिलाइज नहीं कर सकते बोनस शेयर इशू करने के लिए, ठीक है जी। तो ए विल बी द राइट आंसर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कंडीशन ऑफ बायबैक ऑफ सिक्योरिटी। इसका मतलब यह है कि इनमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है जो बायबैक से रिलेटेड, बायबैक की कंडीशन, बायबैक ऑफ सिक्योरिटी की कंडीशन है ही नहीं। इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो बायबैक ऑफ सिक्योरिटी की कंडीशन में नहीं आता। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बायबैक हम शेयर तभी कर सकते हैं जब वो फुल्ली पेड अप हो। पार्टली पेड अप बायबैक, पार्टली पेड अप शेयर को हम बायबैक नहीं कर सकते सेक्शन 68 के तहत। सेक्शन 68 हमें ये बताता है, वो अलाउ ही नहीं करता कि आप पार्टली पेड अप शेयर को बायबैक करें। अगर वो फुल्ली पेड अप शेयर है तभी आप बायबैक कर सकते हैं। अगर मान लो शेयर का प्राइस 10 रुपए था और उस पर्टिकुलर शेयर होल्डर ने भी 10 रुपए पे कर दिया है तो वो फुल्ली पेड अप है, तो ही आप बायबैक कर सकते हो। पार्टली पेड अप शेयर बायबैक नहीं हो सकता। तो पहली वाला जो क्वेश्चन है वो ये कहता है कि चाहे फुल्ली पेड अप हो चाहे पार्टली पेड अप है, दोनों ही शेयर बायबैक किए जा सकते हैं, जबकि ये कंडीशन सही नहीं है। तो इसने पूछा कौन सी ऐसी कंडीशन है जो बायबैक ऑफ सिक्योरिटी के लिए सही नहीं है। हमने कहा पहली वाली। अगर इसमें यह लिखा होता सिर्फ फुल्ली पेड अप शेयर ही बायबैक कर सकते तो हम कहते हैं इट इज अ करेक्ट कंडीशन फॉर द बायबैक ऑफ सिक्योरिटी। बाकी तो वही सारा सही है। बायबैक को अथोराइजेशन मिलनी चाहिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आपके लिखा होना चाहिए बायबैक कर सकते हो। बायबैक मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन पास इन अ जनरल मीटिंग। बायबैक शुड बी कंप्लीट विद इन 1 ईयर फ्रॉम द स्टेट ऑफ पासिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। ये तीनों ही कंडीशन बिल्कुल सही कंडीशन है, बट ऊपर वाली कंडीशन के अंदर उसने पार्टली पेड अप वर्ड जोड़ दिया, जबकि पार्टली पेड अप बायबैक शेयर हो ही नहीं सकता, ठीक है जी। तो पहला वाला जो पॉइंट है वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता बायबैक ऑफ सिक्योरिटी की, ठीक है। समझ में आ रहा है? ऐसा तो नहीं है कि मतलब अगर कोई स्टूडेंट भूल भी जाता है तो मैं उसका मतलब ही बताते हुए जा रहा हूँ कि बिल्कुल ये ना लगे कि सिर्फ एमसीक्यू पढ़ रहे हो और समझ नहीं आ रहा, समझने के साथ साथ हम पढ़ रहे। कहता है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। डिबेंचर कैरीड अ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। क्या डिबेंचर में फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड होता है? अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में इशू इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। अनमार्क्ड एप्लीकेशन आर दोज एप्लीकेशन
that bear the stamp of the underwriter except as the provided in section 54, a company shall not issue share at discount। भाई डिस्काउंट पर शेयर प्रोविजन सेक्शन 53 में लिखा है, और सेक्शन 53 कंपनीज एक्ट का कहता है कि आप जो शेयर है वो डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, पर इसकी एक एक्सेप्शन सेक्शन 54 पे दे रखी है। सेक्शन 54 में यह बताया जाता है कि कुछ सिनेरियो के अंदर डिस्काउंट पर शेयर इशू किया जा सकता है, जैसे कि स्वेट इक्विटी शेयर, इसका एग्जांपल है। आप सेक्शन 54 खोल के देखिए बुक के अंदर, वहां पर आपको कुछ एक्सेप्शन नजर आएगी। तो सही स्टेटमेंट तो क्या है दोस्तों, यही वाली है। सिर्फ सेक्शन 54 को छोड़कर कंपनी डिस्काउंट पर शेयर इशू नहीं कर सकती, पर सेक्शन 54 के अंदर जो चीजें लिखी होगी वहां पर डिस्काउंट पर शेयर इशू किया जा सकता है। एग्जांपल मैंने बताया स्वेट इक्विटी शेयर। सर पहला वाला क्यों नहीं बताया अभी आपने? पहला वाला सही नहीं है सर। डिबेंचर के अंदर फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है दोस्तों। देखो यहाँ पर डिविडेंड लिखा है, इसलिए गलत है। इसमें से पूछा कौन सी स्टेटमेंट सही है, लास्ट वाली सही है। इस बात पे ध्यान रखना, सेक्शन 54 ऑफ द कंपनीज एक्ट आपको बताता है कि डिस्काउंट पर शेयर इशू नहीं किए जा सकते, पर इसकी एक्सेप्शन सेक्शन 54 में दे रखी है कि इन इन जगहों पर शेयर डिस्काउंट पे इशू किए जा सकते हैं। उसका एग्जांपल मैंने आपसे शेयर करा, स्वेट इक्विटी शेयर। इसके बाद कंपनी अगर लिमिटेड बाय शेयर है तो क्या वो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है? इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर अलाउड ही नहीं होता दोस्तों। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हमेशा रिडीमेबल ही होते हैं, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर अलाउड ही नहीं होता। ठीक है, और जहां देखो क्या लिखा है, अनमार्क्ड एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन है जिसमें स्टैंप होता है अंडरराइटर का, वो मार्क्ड होती है, अनमार्क्ड नहीं। अनमार्क्ड वो एप्लीकेशन होती है जिसपे स्टैंप नहीं होता है अंडरराइटर का। इसलिए ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट भी गलत है, तो लास्ट वाली स्टेटमेंट सही है। होप आपको समझ में आ रहा है। एट प्रेजेंट अ कंपनी में इशू प्रेफरेंस शेयर विच इज इररिडीमेबल, redeemable after the expiry of 20 year from the date of issue, redeemable before the expiry of 20 year from the date of issue, redeemable after the expiry of 25 year from the date of issue। सर आपने एक थियोरेटिकल पार्ट अगर आपने थोड़ा सा इसमें पढ़ा हो, मैंने क्लास के अंदर भी डिस्कस किया था ये वाली बातें। प्रेफरेंस शेयर को 20 साल के अंदर अंदर रिडीम किया जाना चाहिए। अगर प्रेफरेंस शेयर बिलोंग कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को तो उसके लिए 30 साल के लिए डेट दी गई है। याद आ रहा है कुछ? सर ये हमने डिस्कस करा था क्लास के अंदर, अगर आपने मेरे से क्लास नहीं ली तो जिन सर से आपने पढ़ा है, जिन मैम से आपने पढ़ा है, उन्होंने भी डिस्कस किया होगा। तो अगर प्रेफरेंस शेयर क्या है दोस्तों, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम किया जाएगा मैक्सिमम 20 साल के अंदर अंदर। तो 20 साल के अंदर अंदर आपको प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना होगा बिफोर एक्सपायरी ऑफ 20 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। 20 साल के अंदर अंदर रिडीम करना होगा। अगर आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है तो इस 20 की जगह पर 30 साल हो जाता है। इधर सी विल बी द आपका राइट आंसर होगा। सर पार्टली पेड अप, पार्टली पेड अप का मतलब क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर कैन बी रिडीम। क्या पार्टली पेड प्रेफरेंस शेयर रिडीम किए जा सकते हैं? हाँ, पर पहले फुल्ली पेड अप बनाना पड़ेगा उनको, तब रिडीम होंगे। पार्टली पेड अप का मतलब है कि अभी उस प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने 10 रुपए देने थे, 8 ही रुपए ही दी है, हम उसको रिडीम नहीं करेंगे जब तक वो 10 रुपए पूरे नहीं देगा। एक बार 10 रुपए पूरे आ जाएंगे तो फिर हमने एक डेट जो भी डिसाइड करी होगी उसके बाद हम उसको रिडीम कर देंगे। तो पार्टली पेड अप प्रेफरेंस शेयर कैन बी रिडीम आफ्टर मेकिंग दम फुल्ली पेड अप। वो रिडीम तभी हो सकते हैं जब हम उसको फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट कर दें। मुझे बताओ प्रोविजन किसने लगाया? डिस्काउंट पर शेयर इशू नहीं हो सकता। याद रखना सेक्शन 53 आपको बताएगा कि डिस्काउंट पर शेयर इशू नहीं हो सकते। सेक्शन 52 आपको बताएगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का पैसा कहां कहां यूज कर सकते हो। सेक्शन 54 आपको बताएगा कि इन इन जगहों पर डिस्काउंट पर शेयर इशू कर सकते हैं। ये एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 53 होता है। ठीक है जी, समझ में आया? नेट प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज ट्रांसफर टू नेट प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर। देखिए जब आप किसी भी शेयर को फॉरफीट कर लेते हो और फॉरफीट करने के बाद जब उसको रीइश्यू कर लेते हो तो फॉरफीचर अकाउंट के अंदर जो बैलेंस बच जाता है आफ्टर रीइश्यू, जो यूज नहीं हो पाएगा, वो आपका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता था,
है ना, दैट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। मैंने 100 रुपए का 100 शेयर फॉरफिट करे, उस पर मैंने 1000 रुपए रिकवर करे। अब जब मैंने 100 शेयर री इशू करे तो मैं उस पर 800 ही यूज कर पाया, उन 1000 रुपए में 800 ही यूज कर पाया रिशू के टाइम पे, री इशू के टाइम पर। तो मेरे 200 बच गए, अब ये कहीं तो यूज होगा नहीं, तो इसको हम नेट प्रॉफिट बोलकर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। ये तो बहुत करा होगा आपने। लो जी, ये भी समझ में आ गया। विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर स्टैट्यूटरी बुक्स ऑफ द कंपनी, इनमें से कौन सी ऐसी है जो कंपनी की स्टैट्यूटरी बुक है कंपनी एक्ट में। आपने कंपनीज एक्ट ग्रुप 1 में भी पढ़ा, उसमें आपको सीधा सीधा बताया कि आपको रजिस्टर ऑफ चार्ज से रिलेटेड सेक्शन पढ़ा है, हाँ जी। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स रिलेटेड, हाँ जी। रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर से रिलेटेड, आपने सभी से रिलेटेड कुछ ना कुछ कंपनीज एक्ट के अंदर पढ़ा हुआ है। तो ये स्टैट्यूटरी बुक्स का पार्ट है कंपनीज एक्ट का। तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। आई थिंक मेरे हिसाब से रजिस्टर ऑफ चार्ज का सेक्शन 85 है, मेंबर का 88 है और इसका भी शायद 88 ही है। तो एक बार चेक कर लेना, मेरे को इतना ध्यान नहीं है, बट हाँ जहां तक मुझे याद है तो इतना है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, सेक्शन से मतलब नहीं, बट मैं जहां तक मुझे आइडिया है वो ये है। सर यहाँ तो 10 MCQ हो गए हैं और मेरा काम यहाँ पर आपको MCQ डिस्कस करना है, ट्रू फॉल्स फिलअप नहीं है डिस्कस करना। मेरा ये MCQ सीरीज है, यहाँ मैं MCQ कराऊंगा क्योंकि मुझे MCQ बैंक भी कराना है। तो अभी आपको लग रहा होगा यार ये तो बहुत बड़ा चैप्टर निकल गया 10 MCQ के अंदर, अभी MCQ बैंक भी बाकी है, वहां पर पूरे सिलेबस के MCQ आने हैं, ऑडिट भी बाकी है। सर ये तो 50% पार्ट है ना आपका सिलेबस का, ऑडिट भी बाकी है, ठीक है जी। तो जब आप OMSM करोगे तब देखना कितना टाइम लग जाएगा, क्योंकि सिर्फ कॉर्पोरेट अकाउंट पढ़ते हैं, उसके बाद ऑडिट भी है, तो ऑडिट के MCQ चलेंगे, ये सारी चीजें यहाँ पर देखनी है, ठीक है। तो अभी MCQ सीरीज के अंदर सिर्फ हम MCQ डिस्कस कर रहे हैं और मॉड्यूल वाइज करेंगे, फिर क्वेश्चन बैंक उठाएंगे। बट अभी के लिए ये वाला पार्ट देखिए सर, ये 2 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 2 आपको दे रखे, 12 क्वेश्चन है ना, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और इसको करते हैं अच्छे से। कहता है इफ टोटल साइज इज 2 लाख द अंडर राइटर कमिट, कहता है अंडर राइटर वो पर्सन होते हैं जो 100% कहते हैं कि हम 100% शेयर आपके सब्सक्राइब करवा देंगे और इनको कमीशन देंगे हम 4% के हिसाब से। तो अंडर राइटर था, मान लो आप एक अंडर राइटर हो और आपने कहा कि अगर आपने 2 लाख शेयर इशू करे हैं, है ना, दो लाख टोटल इशू साइज इज 2 लाख। अब ये शेयर है, ये नहीं शेयर ही है ये, फिर क्योंकि इशू प्राइस अलग से दे रखा है, ठीक है। 2 लाख शेयर इशू कर सकते हैं, इशू करेंगे, अंडर राइटर को कमीशन देना है 4% का, वो हमें गारंटी देगा, फुल्ली सब्सक्राइब करा के देगा। व्हाट विल बी द कमीशन पेबल, कितना कमीशन मुझे पे करना होगा अंडर राइटर को इफ द नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव इज 1,40,000। अब देखिए 2 लाख शेयर हम इशू करे थे, 1,40,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन तो आ गई और 60,000 शेयर नहीं बिक पाए। अब जो शेयर नहीं बिकता वो अंडर राइटर खरीदता है, क्योंकि उसी की तो गारंटी होती है कि अंडर राइटर खरीदेगा। अब अंडर राइटर ने जो 60,000 शेयर खरीदे, इस पे कितना कमीशन होगा वो पूछ रहा है, 60,000 शेयर पे। ये वो कमीशन पूछ रहा है आपसे जो कमीशन अंडर राइटर ने, जो शेयर अंडर राइटर ने खुद से खरीदे। तो अंडर राइटर ने 60,000 शेयर खरीदेंगे, किससे खरीदेंगे, इशू प्राइस कितना है जी 12 रुपए, ये तो 12 रुपये इशू, मतलब 10 का शेयर 12 पे इशू कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 12 करा और इसका 4% निकाल लिया, आपका आंसर आ जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड 60,000 मल्टीप्लाई बाय 12, ये आएगा 7,20,000 रुपीज के अंडर राइटर ने शेयर खरीदे खुद पे, तो उस पर इसका कितना कमीशन बनता है 4%। हाँ, ओवरऑल जो 1,40,000 शेयर बिकवाए गए हैं अंडर राइटर द्वारा, इस पे भी इसको कमीशन देंगे, पर यहां पर सिर्फ कमीशन की बात हुई है ओनली ऑन अंडर राइटर वाला पोर्शन की, जो अंडर राइटर ने खुद से खरीदा है। दैट इज कॉल्ड 28,800 रुपए। ये ए आपका राइट आंसर, 28,800 आपका राइट आंसर। समझ में आ गया, सिंपल था। बट यहां पर एक लाइन इनको जरूर लिखनी चाहिए थी, जिन्होंने मिस करी। आपको कमीशन बताना है सिर्फ अनसब्सक्राइब पोर्शन का, मैं लिख देता हूं, अनसब्सक्राइब पोर्शन का कमीशन बताना है आपको, ओवरऑल कमीशन नहीं बताना, ठीक है जी, लिख लो। क्योंकि उन्होंने आंसर उसी हिसाब से दिया है भाई, नहीं तो एक बात बताओ, 2 लाख शेयर पूरे बिक रहे हैं, 2 लाख मल्टीप्लाई पे 12 और 8%, 4%, 2 लाख मल्टीप्लाई 12 और 4%, 96,000 कमीशन जाएगा टोटल। पर इसने 96,000 का कोई ऑप्शन थोड़ी दिया, इन्होंने अनसब्सक्राइब वाले पोर्शन का ऑप्शन दिया है। चलिए, कहता है पेड अप शेयर कैपिटल है 10 लाख रुपए की, फ्री रिजर्व है 2 लाख रुपए का, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट परमिसेबल फॉर बायबैक ऑफ शेयर। बायबैक ऑफ शेयर के लिए कितना अमाउंट हम
यूज कर सकते हैं। हमारे पास पेड अप शेयर कैपिटल 10 लाख रुपए की है, फ्री रिजर्व 2 लाख रुपए की है। मतलब कहने का पर्पज ये है कि कितने अमाउंट के शेयर के हम बायबैक कर सकते हैं, मतलब बायबैक करने के लिए कौन सा अमाउंट यूज करना, एक तो ये पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट है कि कितना अमाउंट का बायबैक करूं। तो यहां पर पूछा है कितने अमाउंट का बायबैक करूं, यहां ये नहीं पूछा कि बायबैक जो कर रहा हूं उसका पैसा कहां से यूज करूं, वो नहीं पूछा। यहां पर क्या कह रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट परमिसेबल फॉर बायबैक ऑफ शेयर। बायबैक ऑफ शेयर कितना कर सकता हूं, कितने अमाउंट का बायबैक कर सकता हूं। सिंपल सा पॉइंट मैंने क्लास के अंदर बताया था, 25% होता है पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का। सर पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व जितना भी उनको जोड़ेंगे 25% तक का अमाउंट, अप टू मैक्सिमम 25% तक का बायबैक कर सकते हो। पेड अप कैपिटल 10 लाख, फ्री रिजर्व है 2 लाख, 12 लाख का 25% बता दो कितना हो गया। 12 लाख का 25% आ गया 3 लाख। 3 लाख आपका आंसर, खत्म हो गया जी, क्लियर हो गया। 20 मिनट्स के अंदर हमने ये सारा कंप्लीट कर लिया। अब हम जरा नेक्स्ट चैप्टर बढ़ते हैं, बाकी सब क्वेश्चंस है, एमसीक्यू नहीं है। मॉड्यूल 2 पे आ रहा है, जल्दी हो जाएगा मेरे लगता है, मुझे लगता है 2 से 3 क्लास के अंदर हम इसको कंप्लीट कर लेंगे मॉड्यूल को। फिर हम क्वेश्चन बैंक पे चलेंगे जो इंस्टीट्यूट ने इशू करा है उनकी वेबसाइट पर। मतलब ये करने के बाद मैं इतनी गारंटी ले रहा हूँ कि आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव में। ये सीरीज ही लाने का पर्पज ही यही है कि जब भी मैं कोई चीज़ लेकर आता हूँ इस बात पे ध्यान रखिए, उसके अलावा आपको और कुछ नहीं करना। मैंने सारी बातें कंसिडर करी हुई है उसके। चैप्टर भी इतने बड़े बड़े हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। इसमें वैसे नॉर्मल मल्टीपल एमसीक्यू नहीं है, सीधा 10 एमसीक्यू आपको करीब दे रखे हैं। ये सारे क्वेश्चन मैं क्लास के अंदर आपका करा चुका हूँ, ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ठीक है। आइए हम मॉड्यूल 2 कर रहे हैं जिसके अंदर हमारे पास 10 एमसीक्यू पूछे गए हैं, उनको हम कर रहे हैं एक बार। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला मॉड्यूल है भाई, इसको तो तभी कोई स्टूडेंट कर सकता है जब इसके बारे में अच्छे से पढ़ा हो आपने क्लास के अंदर। चलिए सर स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर। बहुत ही प्यारा चैप्टर है और बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। कहता है एज पर शेड्यूल 3 करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पहले होता क्या है वो समझते हैं। देखिए सर मैंने एक लोन लिया हुआ है 10 साल के लिए, मैंने एक लोन लिया है 10 साल के लिए, ये मेरे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होते हैं। आज दोस्तों 9वां साल है, 9वां साल का एंड है और मुझे पता है कि ये लोन मेरा लास्ट पेमेंट है 10वें साल में, मतलब अगले साल। अब मैं साल के शुरू में आ गया, 10वें साल के शुरू में आ गया। इस साल मेरे लिए अब ये लोन खत्म हो जाएगा, मेरी ऑब्लिगेशन इस साल खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों जब लोन 10 साल का हो या लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो, लॉन्ग टर्म लोन आपने लिया हो और उसका लास्ट साल बचा होता है तो हम उसको कहते हैं करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग। आज इसकी करंट मैच्योरिटी है, इस साल इसकी करंट मैच्योरिटी, क्योंकि ये था लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पर इस साल इसका लास्ट साल है, इस साल में खत्म हो जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो जब किसी भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग की करंट मैच्योरिटी आ जाती है इसका मतलब अब वो लॉन्ग टर्म नहीं, अब वो शॉर्ट टर्म रह गया, इसलिए हम उसको करंट लायबिलिटी ऑफ द बैलेंस शीट में शो करते हैं। समझ में आया कॉन्सेप्ट? तो करंट लायबिलिटी होगी हमारी बैलेंस शीट की, करंट लायबिलिटी हम इसको शो करेंगे। और सेम ऐसे ही क्वेश्चन ये वाला भी है थर्ड, एक बार थर्ड देख लो। कहता है इंस्टॉलमेंट ऑफ अ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन पेबल इन नेक्स्ट 12 मंथ। कहता है अब हमारी एक इंस्टॉलमेंट रह गई जो अगले 12 महीने के अंदर हम पे कर देंगे। नेक्स्ट 12 महीने की हमारी इंस्टॉलमेंट रह गई है, मतलब फिर से 12 महीने आ गया, मतलब अभी शॉर्ट टर्म हो गया है। अब वो लॉन्ग टर्म लोन पर अब इंस्टॉलमेंट सिर्फ 12 महीने की ही रह गई है, अब ये शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन बन गया है, इसलिए अब इसको करंट लायबिलिटी शो करेंगे। समझ में आ गया? लॉजिकली समझ में आया? कहता है एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो तो इन केस ऑफ फाइनेंस कंपनी, अगर फाइनेंस कंपनी है आपकी, आपकी फाइनेंस कंपनी क्या होगी? फाइनेंस कंपनी का काम होता है लोन देना, और लोन देने के बाद जो इंटरेस्ट उनको मिल रहा है वो उनकी मेन इनकम होती है।
तो अगर इंटरेस्ट रिसीव होगा बोरोवर से, जिस बोरोवर को आपने लोन दिया था उससे आपको इंटरेस्ट होगा, तो आपकी मेन इनकम बनेगी ना, क्योंकि आपका काम ही यही है। दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसको हम क्या कहेंगे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहेंगे, क्योंकि ये हमारी मेन इनकम है सर, अदर इनकम नहीं है, ये मेन इनकम है हमारी, क्योंकि हमारा काम ही लोन ले देकर इंटरेस्ट कमाना होता है। समझ में आया नहीं आया? क्लियर है या नहीं है? चलिए फिर से वही सेम क्वेश्चन आ गया सर, फिर से वही सेम क्वेश्चन आ गया, बट इसके अंदर कुछ नई चीज है। कहता है इन केस परचेज ऑफ एसेट अंडर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, इंस्टॉलमेंट ड्यू आफ्टर 12 मंथ, आफ्टर 12 मंथ, अभी 12 महीने के बाद की भी इंस्टॉलमेंट ड्यू है, फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट एज सोन। तो भैया कोई एसेट मैं खरीदता हूं और उसका लोन मुझे 12 महीने के बाद भी देना है, तो ये एक नॉन करंट एसेट माना जाएगा। क्या माना जाएगा? नॉन करंट एसेट। एक मिनट, लोन देना है ना, नॉन करंट लायबिलिटी माना जाएगा, नॉन करंट लायबिलिटी माना। भाई लोन की बात हो रही है यहाँ पर दोस्त, भले ही आपने एसेट खरीदी हो, वो तो एसेट है ही, आपने कोई एसेट खरीदी वो तो एसेट है ही, आपने कोई एसेट खरीदी ठीक है, वो तो बैलेंस शीट में जाएगा, पर एसेट खरीदने के बदले में आपने लोन लिया था, अब उस लोन का पेमेंट आपको 12 महीने तक बाद भी चुकाना है। 12 महीने के अंदर नहीं चुकाते तो शॉर्ट टर्म लोन कहता, 12 महीने के बाद भी चुकाओगे तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग बन जाएगा, इसलिए इसको नॉन करंट लायबिलिटी कहेंगे। क्लियर हो गया जी? चलिए कहता है फॉर द इश्योरर अनपेड मैच्योर डिबेंचर एंड इंटरेस्ट एक्रूड देयरऑन। दो वर्ड यहां पर लिखे गए हैं, एक अनपेड मैच्योर डिबेंचर और इंटरेस्ट एक्रूड देयरऑन। इसका मतलब समझाता हूं दोनों का। सर मान लीजिए मैंने एक डिबेंचर है, डिबेंचर होल्डर है हमारा, उससे मैंने 1 लाख रुपए ले रखे हैं और उसको बोला था कि भाई मैं आज से 5 साल बाद आपको ये पेमेंट कर दूंगा और हर साल 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं आपको दूंगा। अब 5वां साल आ गया और मैच्योरिटी डेट आ गई, मैच्योरिटी डेट आ गई, 5वां साल भी खत्म हो गया और मैच्योरिटी डेट आ गई। अब आपको उसको 1 लाख रुपए तो देने ही देने हैं, साथ में 10% इंटरेस्ट जोड़कर पूरा 1,10,000 रुपए आपको टोटल देने हैं। 1 लाख तो प्रिंसिपल देना है, 10,000 रुपए इंटरेस्ट देना है ना, 5वें साल के एंड में 1 लाख प्रिंसिपल। ना तो आपने 1 लाख दिया और ना ही आपने 10,000 रुपए का इंटरेस्ट दिया, ना ही दोस्तों 1 लाख दिया, ना ही दोस्तों 10,000 का इंटरेस्ट। जो 1 लाख रुपए ड्यू था अगर आपने वो नहीं दिया, इसको बोलते हैं अनपेड मैच्योर डिबेंचर, इसको बोलते हैं अनपेड मैच्योर डिबेंचर। जो प्रिंसिपल अमाउंट आपको पे करना था ड्यू डेट पर, अभी तक कंपनी ने पे नहीं करा। जिस दिन आप मतलब आज वो ड्यू डेट है जब कंपनी को पे करना था, पर कंपनी ने डिबेंचर वालों को पे नहीं करा, आया नहीं या कुछ हुआ होगा, नहीं पे करा, रिप्लाई नहीं करा, कुछ भी होगा, इसके अगले दिन अगले दिन अगले दिन अगले दिन अगले दिन कभी भी आ जाए तुरंत पे करना पड़ेगा, क्योंकि मैच्योरिटी डेट निकल चुकी है। जब किसी डिबेंचर की मैच्योरिटी डेट निकल जाती है तो उसके बाद वो एक करंट लायबिलिटी बन जाता है, क्योंकि उसको अब इमीडिएटली पे करना पड़ेगा आपको जब भी आएगा डिबेंचर होल्डर। तो उसी को हम क्या कहते हैं? अनपेड मैच्योर डिबेंचर, क्योंकि मैच्योर हो चुके हैं पर अभी पे नहीं हुए हैं। और इंटरेस्ट देयर ऑन का मतलब क्या है? जो अनपेड मैच्योर डिबेंचर पे इंटरेस्ट बन रहा था वो भी आपने पे नहीं करा, क्योंकि लेने नहीं आया प्रिंसिपल, तो इंटरेस्ट कैसे चलेगा? तो इसको बोलते हैं इंटरेस्ट देयर ऑन। क्या कहते हैं इसको? इंटरेस्ट एक्रूड देयर ऑन, सॉरी इंटरेस्ट एक्रूड देयर ऑन। इंटरेस्ट कमा लिया था डिबेंचर होल्डर ने पर अभी लेने नहीं आया, तो हमारे ऊपर लायबिलिटी है, जब आएगा तब देना पड़ेगा, इसलिए इन दोनों को करंट लायबिलिटी कहते हैं। समझ में आया? ठीक है, समझ आएगा यार, आएगा, अच्छे से पढ़ा रहा हूं मैं आपको। Which of the following is not a financial statement as per division 2nd of schedule 3rd of the Companies Act 2013? बड़ा सिंपल सा पॉइंट इसने पूछा, भैया कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 3rd के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या होती है, जरा बताओ। सर 4 चीजें हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कवर होती है। अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है तो 4 चीजें आपने बनाई है। सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ P&L, ओके ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। दूसरा बैलेंस शीट, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तीसरा इक्विटी के अंदर जो चेंजेस आते हैं, क्योंकि हम हमेशा निकालते हैं कि भाई इक्विटी में चेंजेस क्या रहा, उसके लिए अलग से एक अकाउंट बनाते हैं, अलग से चेंज इन इक्विटी स्टेटमेंट बनाते हैं, जिसमें हम बताते हैं कि अब ये शेयर होल्डर है, इतने शेयर होल्डर है, इतने, ये सारी चीजें उसमें लिखते हैं, शेयर होल्डर के डिटेल्स लिखते हैं, इस शेयर होल्डर के पास इतनी इक्विटी है, इस शेयर होल्डर के पास, ये भी एक पार्ट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। और चौथा सुन लो, नोट टू अकाउंट, ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 4 पार्ट होते हैं, स्टेटमेंट ऑफ P&L, बैलेंस शीट, नोट टू अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी।
ट्रायल बैलेंस कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होता, ये एक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के लिए होता है जिसमें हम मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए इसको बनाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस इज नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर हो गया? एज पर डिवीजन 2 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट, द स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी हैज डैश पार्ट। कितने पार्ट होते हैं चेंज इन इक्विटी वाले स्टेटमेंट में? सर चेंज इन इक्विटी के अंदर 2 पार्ट में बांटा जाता है। अगर आप नहीं पता तो मैं दोबारा बता देता हूं। चेंज इन इक्विटी वाले स्टेटमेंट को 2 भागों में बांटा होता है। एक होती है इक्विटी शेयर कैपिटल, एक होती है अदर इक्विटी लाइक रिजर्व एंड सरप्लस। आपने देखा होगा रिजर्व एंड सरप्लस वाले टॉपिक के अंदर, या आपने देखा होगा जो आपका लाइबिलिटी वाला पार्ट होता है ना, कैपिटल वाला, उसके अंदर आपने देखा होगा इक्विटी शेयर कैपिटल होता है, एक रिजर्व एंड सरप्लस होता है। तो 2 भागों में बांटा जाता है चेंज इन इक्विटी को। कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में। कौन कौन से हैं? एक रिजर्व एंड सरप्लस, जिसको हम अदर इक्विटी कह रहे हैं, और एक इक्विटी शेयर कैपिटल बोलते हैं। ठीक है जी, 2 पार्ट्स में बांटा जाता है। क्या बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस सेम होता है? ट्रू फॉल्स? कैनॉट से? यार कैनॉट से वाला क्यों डाल दिया इसमें? देखो भैया, मुझे ना अभी आइडिया नहीं है, इसलिए मैं कुछ कहूंगा नहीं इसमें। ठीक है? अरे यार, मतलब ये कोई नॉट है यार, नॉट 100% श्योर। भैया देखो, मुझे ना ध्यान नहीं आ रहा यार, पेपर में से लिखो, मुझे तो ध्यान नहीं आ रहा यार, तो नॉट 100% श्योर। तो दोस्तों ये सीन है, पता नहीं क्या क्या देते हैं। सर बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस में बहुत बड़ा फर्क होता है, मैं आपको समझाता हूँ। फॉल्स बोलता हूँ सबसे पहले, तो ये सेम नहीं होता। ऐसे नहीं लिख कर आना कैनॉट से 100% श्योर नहीं, कट जाएगा आपका नंबर। ठीक है? देखिए, बेसिक ईपीएस का मतलब होता है कि अभी हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कितने हैं। लेट एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो अभी हमारे पास 1 लाख शेयर होल्डर है, 1 लाख शेयर होल्डर है, और हमारे को 10 लाख का प्रॉफिट अब डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं उसको हम डायरेक्टली क्या कहेंगे, 10 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, तो हर एक के बाद 10 रुपए का आपके पास अर्निंग पर शेयर आ जाएगा। ईपीएस बोल अर्निंग पर शेयर। तो जब आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर पर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो उसको बेसिक ईपीएस कहा जाता है। और डाइल्यूटेड थोड़ा सा एडवांस सोचता है, ये कहता है कि ऐसा चेक करो कि हमारे पास कोई कन्वर्टेबल तो नहीं है, कुछ चीज कन्वर्टेबल डिवेंचर हो या प्रेफरेंस शेयर, जो फ्यूचर में इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकते हैं। फ्यूचर में कोई कन्वर्टेबल डिवेंचर तो नहीं है कि जो फ्यूचर में शेयर, चलो प्रेफरेंस शेयर हटा दो, ठीक है, जो कन्वर्टेबल डिवेंचर तो नहीं है जो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकता है। कह रहा है इनको भी कर चढ़ो। स्टॉक ऑप्शन तो नहीं है, स्टॉक ऑप्शन हमारे पास कि हम फ्यूचर में आपको स्टॉक ऑप्शन दे रहे हैं कि आप ये भाई फ्यूचर में हम कई बार ऐसे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन नहीं देते, ईसॉप, जिसके अंदर एम्प्लॉय कहते हो अगर आप चाहो तो हमारे शेयर खरीद सकते हो, फ्यूचर में कन्वर्ट हो सकते हैं ना इक्विटी शेयर। कहता है जब डाइल्यूटेड ईपीएस निकालोगे तो आप सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को नहीं, एग्जिस्टिंग प्लस कन्वर्टेबल डिवेंचर जो फ्यूचर में इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकते हैं, ईसॉप को भी कंसीडर करना, क्योंकि इससे फ्यूचर में आपके शेयर बढ़ जाएंगे तो अर्निंग पर शेयर ऑब्वियस थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ये फर्क होता है बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस के अंदर, जिसमें डाइल्यूटेड ईपीएस बाकी चीजों को भी कंसीडर करता है, जैसे कन्वर्टेबल डिवेंचर जो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, इनको भी कंसीडर करता है। जबकि बेसिक ये कहता है कि भाई एग्जिस्टिंग कितने शेयर होल्डर है उनके हिसाब से प्रॉफिट अर्निंग पर शेयर निकालो। तो फॉल्स है, दोनों सेम नहीं होते हैं। ईपीएस इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ विच अमाउंट, ईपीएस किस अमाउंट के बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है। अगर मैं बेसिक ईपीएस के बारे में बताऊं, भाई अभी मैंने आपको बताया यहां पर जब ईपीएस कैलकुलेट करा तो मैंने आपको बताया कि आपकी कंपनी का प्रॉफिट कितना है और कितने शेयर होल्डर है, टोटल प्रॉफिट अपॉन में टोटल शेयर, पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आफ्टर डिविडेंड होना चाहिए, है ना, आफ्टर इंटरेस्ट और डिविडेंड होना चाहिए। आफ्टर इंटरेस्ट आपने पे कर दिया, पहले आप इंटरेस्ट देते हो, फिर आप टैक्स माइनस करते हो, फिर आप डिविडेंड देते हो प्रेफरेंस शेयर वालों को, तब बनता है ना इक्विटी वालों पे। तो इक्विटी वालों को लास्ट जो प्रॉफिट बच जाएगा उस पे टोटल इक्विटी शेयर से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा आपका अर्निंग पर शेयर। तो यहां पर प्रॉफिट के बेसिस पर ईपीएस को कैलकुलेट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन कहता है एज पर डिवीजन 2 द शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इज टू बी प्रिपेयर्ड, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इज टू बी प्रिपेयर्ड। सर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हमारे इन कंपनीज एक्ट के अंदर नहीं यूज होता। ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इसको यूज करता है आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, आईएफआरएस में यूज करता है। मतलब इंटरनेशनली अगर किसी पे फाइनेंशियल पोजीशन
बतानी हो तो उसमें हम तो इंडिया के अंदर क्या करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। ये हमारे लिए फाइनेंशियल पोजीशन बताते हैं, बैलेंस शीट वगैरह। इंडिया में बैलेंस शीट हमें फाइनेंशियल पोजीशन बताएगी, जबकि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर जो बाहर इंडिया के बाहर होती है तो वहां पर हम बैलेंस शीट वर्ड का ना यूज करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन वर्ड का यूज करते हैं। यहां पर हम बैलेंस शीट वर्ड करते हैं। तो इंडिया के अकॉर्डिंग, इंडियन कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग ये गलत है। इंडियन कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए था बैलेंस शीट, जो फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का टर्म इंटरनेशनल फॉर्मेट के अंदर यूज किया जाता है, जो आईएफआरएस की हम बात कर रहे होते हैं। हो गया जी खत्म। ठीक है जी, इसमें आपका बेसिक वाला तो नहीं है, एक और मॉड्यूल करा दूं, फिर बाद में 2 मॉड्यूल और करा के अगली क्लास के अंदर मॉड्यूल खत्म करेंगे, फिर हम बाकी वो कर लेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी एक बार कर लेते हैं, राइट। सर 4-5 क्लास, 5-6 क्लास लगेगी मुझे, मैं सारा आपका करा दूंगा। आप बस ये वीडियो देखो और कुछ नहीं करना आपको। आइए दोस्तों, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या करते हैं, ये हमारा लास्ट मॉड्यूल है आज की क्लास का। ठीक है, देखिए सर, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम वुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम नेट इनकम व्हेन यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जब इनडायरेक्ट मेथड से आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हो, उसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी का करते हो आप, तो उसमें होता क्या है कि पहले आप लिखते हो नेट इनकम। ठीक है, नेट इनकम लिखते हो और फिर नेट इनकम में से कोई ऐसे ऐसे आइटम्स जो एक नॉन कैश आइटम या नॉन ऑपरेटिंग आइटम होते हैं, उसको आप एडजस्ट करते हो। जैसे कि डेप्रीशिएशन, नेट इनकम निकालते वक्त आपने डेप्रीशिएशन को माइनस करा होगा, है ना, क्योंकि खर्चा है। पर क्योंकि ये एक नॉन कैश आइटम है, इसलिए हम इसको ऐड बैक कर देते हैं, क्योंकि जो आपने माइनस करा वो गलत किया है, इसको हम ऐड करते हैं। क्योंकि डेप्रीशिएशन नॉन कैश है ना, उससे आपने अपने कैश को कम कर दिया और नेट इनकम को कम कर दिया, तो ठीक करने के लिए हम दोबारा ऐड करते थे। इसी तरीके से अगर आप कोई भी खर्चा है जो एक नॉन कैश आइटम है या ऑपरेटिंग आइटम्स नहीं है, चाहे वो फाइनेंसिंग हो, इन्वेस्टिंग हो, पर ऑपरेटिंग नहीं है, तो उसको हम क्या करेंगे, खर्चा हुआ है तो हम नेट इनकम कम हुई है तो ऐड कर देंगे। अगर आपका फायदा हुआ है, गेन था, उससे आपकी नेट इनकम बढ़ गई पर वो ऑपरेटिंग नहीं था या नॉन कैश नहीं था, तो उसको हम जोड़ देंगे, तो लेस कर देंगे, सॉरी, जो जुड़ा हुआ है उसको लेस करेंगे और जो लेस हो रखा है उसको जोड़ देंगे। कॉन्सेप्ट यही कहता है, अगर आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाल रहे हो और नेट इनकम में से आपको कुछ आइटम लेस करने पड़ते हैं और कुछ आइटम ऐड करने पड़ते हैं। कौन कौन सा आइटम लेस करने पड़ते हैं, वो आइटम जो नेट इनकम को बढ़ा रहे हैं पर ये एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है या नॉन कैश आइटम नहीं है, तो हम उसको ऐड करेंगे, क्योंकि सॉरी सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हमने उसको बढ़ा रखा है नेट इनकम को। वो आइटम जो से नेट इनकम माइनस हो रखे थे पर वो यहाँ नहीं आना चाहिए थे, इसलिए हम दोबारा ऐड बैक करके ठीक करेंगे। तो ये कह रहा है इसमें से कौन सा ऐसा आइटम है जो सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड गेन, क्योंकि एक ही इनकम है यहाँ पर, बाकी सब तो खर्चा है। खर्चे से हुआ क्या होगा, खर्चे से हुआ क्या होगा, खर्चे से ये हुआ होगा कि जो नेट इनकम है वो कम हो गई होगी, तो ठीक करने के लिए ऐड करना पड़ेगा ना मुझे। हमें तो ये बताना है कि कौन सा आइटम ऐसा आइटम है जिसको हमें नेट इनकम में से लेस करना है। लेस वो आइटम करेंगे जो नेट इनकम को बढ़ा रहा होगा और एक नॉन ऑपरेटिंग आइटम होगा या नॉन कैश आइटम होगा, जैसे कि ये वाला गेन ऑन सेल ऑफ लैंड। अगर मैं लैंड को बेचकर कुछ फायदा कमाता हूं तो ये एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, मतलब ये नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, नेट इनकम इससे ऐड हो रखी थी। हमें क्या करना है, क्योंकि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है नहीं, तो हमें यहां से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और इसको इन्वेस्टिंग में जाकर भेजना पड़ेगा। क्लियर हो गया जी पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सेकंड क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी कंसिडर एज अ कैश फ्लो आइटम फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब इसके लिए मुझे सारी चीजें आपको बतानी पड़ेगी। कहता है अ कैश आउटफ्लो टू द गवर्नमेंट फॉर टैक्स। आपने कोई टैक्स की पेमेंट करी गवर्नमेंट को, ये फाइनेंस एक्टिविटी नहीं है। पहले तो समझो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है जो लोन से रिलेटेड होती है, शेयर से रिलेटेड होती है, शेयर खरीदना बेचना, डिबेंचर इशू करना, रिडम्पशन करना, प्रेफरेंस शेयर इशू करना, रिडम्पशन करना, लोन खरीदना, लोन लेना और उस पर लोन पे इंटरेस्ट पे करना, ये सारी चीजें क्या होती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। जैसे डिवेंचर पे इंटरेस्ट पे करना, प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड देना, इक्विटी शेयर पे डिविडेंड देना, लगभग शेयर से रिलेटेड एंड लोन से रिलेटेड जो भी होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। भाई टैक्स जो होता है वो आपका एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, कि आप ध्यान दिया होगा जब आपने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी था लास्ट में टैक्स माइनस करते थे।
क्यों? क्योंकि जो भी आप प्रॉफिट कमाओगे अपने ऑपरेशन से उस पर टैक्स देना पड़ेगा, राइट? तो ये तो नहीं होगा। दूसरा कहता है, दूसरे को छोड़ दो, अभी तीसरा आपसे कहता है कि कैश आउटफ्लो टू लेंडर एज इंटरेस्ट। हमारा कैश आउटफ्लो हुआ, हमने किसी से लोन लिया और उस पर मैं ब्याज दे रहा हूं, तो ये तो एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी लग रहा है। सर इसको भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी इंस्टीट्यूट ने कंसिडर नहीं करा। इंस्टीट्यूट ने इसको कंसिडर ये करा है कि आपने जो लोन लिया है वो लेंडर से लिया है, बैंक से नहीं लिया, आपने लेंडर से लोन लिया है। लेंडर मतलब कोई बोरोवर होगा जो आपको लोन प्रोवाइड कर रहा है। इंस्टीट्यूट ने ये कंसिडर करा हुआ है, जैसे ये एजम्पशन मानी हुई, क्योंकि ये एक ऑप्शन का पार्ट है ही नहीं। तो मैं इस पे जो एजम्पशन ले रहा हूँ इंस्टीट्यूट की तरफ से वो ये हो सकती है, इंस्टीट्यूट ने इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं माना हुआ है। इसका लॉजिक मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ, क्यों नहीं माना, इसलिए माना हुआ है कि जो भी आपने पैसा उठाया था वो आपने अपने डे टू डे ऑपरेशन के लिए उठाया था, वर्किंग कैपिटल के लिए उठाया था, और उस पर जो ब्याज दे रहे हो, क्योंकि पैसा आपने ऑपरेशन के लिए उठाया था, ऑपरेट करने के लिए, तो उसका इंटरेस्ट भी क्या माना जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी माना जाएगा। ठीक है, और हम ऐसी एक्टिविटी देख रहे हो तो स्पेसिफिकली फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो। अगर यहां पर लिखा होता कि बैंक से लोन लेकर इंटरेस्ट पे करा हुआ है तो मैं क्लियरली फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को कहता, पर क्योंकि यहां पर लेंडर वर्ड का यूज करा हुआ है, जो कि लोन देने वाला पर्सन है, उसको मैं ब्याज दे रहा हूं, तो हाँ हो सकता है कि लोन आपने अपने ऑपरेशन डे टू डे, क्योंकि हम डे टू डे घर ऑपरेशन करने के लिए भी लोन लिया करते हैं, तो ये इंस्टीट्यूट की एजम्पशन रही होगी। बाकी इंस्टीट्यूट ने क्या एजम्पशन मानी है मुझे उसका आइडिया नहीं है, पर मुझे जहां तक लगा इंस्टीट्यूट ने ये एजम्पशन मानी, ये इसलिए इसको फाइनेंसिंग नहीं बोला। एक्चुअली में देखा जाए तो लोन से रिलेटेड इंटरेस्ट से फाइनेंसिंग होना चाहिए, पर इंस्टीट्यूट ने इसको कंसिडर नहीं करा। जो मैं उनकी एजम्पशन है तो मैंने उनको आपको थोड़ा सा एलबरेट कर दिया, ऑपरेटिंग माना होगा। तीसरा आपका राइट आंसर है, क्योंकि जब मैं अपने ही शेयर बाईबैक करता हूं तो सीधी सीधी कहानी ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। शेयर को खरीदना और शेयर को बेचना एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है, तो जब अपने ही शेयर आप खरीदोगे, रीपरचेज करोगे, तो ये आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी। बी विल द राइट आंसर। अब डी के बारे में सुन लो क्या है। आपने किसी दूसरी कंपनी के बॉन्ड को खरीद लिया, क्या लिखा है, कैश आउटफ्लो हुआ, परचेज करा है मैंने बॉन्ड इशू बाय द अनदर कंपनी, दूसरी कंपनी ने बॉन्ड इशू करे, ठीक है, उसको आपने खरीद लिया है, अब वो आपको इंटरेस्ट पे करेगा। दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टिंग। आपने पैसा लगाया है ना, इन्वेस्ट करा है, फाइनेंसिंग थोड़ी है, आपने लोन थोड़ी लिया है, पैसा थोड़ी कलेक्ट करा है, आपने इन्वेस्ट करा है, इसलिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कहता है, द मेथड presenting net cash flow by operating activity start with the net income adjust after the indirect method। क्या बढ़ाऊं भाई, इनडायरेक्ट मेथड के अंदर क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करते हो आप, फिर एडजस्टमेंट करते हो, वही बात कह रहा है। एडजस्टमेंट करने के बाद आपका वो इनडायरेक्ट मेथड। अंडर विच एक्टिविटी कैश पेड फॉर प्रीफर्ड स्टॉक डिविडेंड शुड बी शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। भाई कौन सी एक्टिविटी के अंदर हम, जब मैं कोई कैश पे करता हूं एक प्रीफर्ड स्टॉक के डिविडेंड के लिए, भाई मैंने मान लो कोई स्टॉक है, प्रीफर्ड स्टॉक है, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर हो चाहे वो इक्विटी हो, उस पर मैं डिविडेंड दे रहा हूं, तो डिविडेंड से मेरा कैश आउटफ्लो हो रहा है, तो कौन सी एक्टिविटी होगी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी। बिल्कुल करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट कंसिडर एज अ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इनमें से कौन सी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। पेमेंट ऑफ डेब्ट प्रिंसिपल ये तो बहुत आसान था भाई, ऑपरेशन, ये तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा कि आपने जो लोन लिया हुआ है उसकी पेमेंट करोगे तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, लोन लेना फाइनेंसिंग तो उसकी पेमेंट भी फाइनेंसिंग, ठीक है। बट वाला कंसीडर क्यों नहीं करा, लेंडर फॉर एज इंटरेस्ट लिखा था, इसमें कुछ गड़बड़ थी, ठीक है, तो इसलिए वो स्पेसिफिकली फाइनेंशियल एक्टिविटी नहीं था, लग रहा था हमें, इसलिए उन्होंने वो कंसीडर करा। अंडर विच ऑफ द फ्लोइंग बिजनेस, अंडर विच ऑफ द फ्लोइंग अ बिजनेस मस्ट जनरेट पॉजिटिव नेट कैश फ्लो फॉर इट सर्वाइव इन द लॉन्ग रन। ऐसी कौन सी, अगर बिजनेस को लॉन्ग रन में सर्वाइव करना है तो कहीं ना कहीं एक एक्टिविटी के अंदर पॉजिटिव बैलेंस होना चाहिए, कैश का पॉजिटिव बैलेंस होना चाहिए। अब मुझे बताओ बिजनेस को डे टू डे चलाने के लिए कौन सी एक्टिविटी का काम करती है, इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट का नेगेटिव बैलेंस होगा तो बिजनेस बंद हो जाएगा, नहीं। फाइनेंसिंग का नेगेटिव बैलेंस होगा तो बिजनेस बंद हो जाएगा, नहीं। पर अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी में अगर आपका नेगेटिव बैलेंस कैश का इनफ्लो आ गया तो फिर बिजनेस बंद होने के चांस है, क्योंकि वही एक एक्टिविटी है जहां पर बिजनेस डे टू डे चलता है। तो हमेशा अगर आपको बिजनेस को लॉन्ग रन में चलाना है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का बैलेंस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, कैश बैलेंस। डेप्रीसिएशन इज एडेड बैक टू प्रॉफिट, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट में से उसको माइनस कर दिया था, हम ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो नॉन कैश आइटम है, वो आना नहीं चाहिए था। When arriving at a cash flow from operating activity as a depreciation is a non-cash expenditure,
कैसा है, नॉन कैश एक्सपेंडिचर, लिख लो। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर, इसलिए हम उसको वापस एड बैक करते हैं क्योंकि आपने नेट प्रॉफिट में से उसको माइनस करा हुआ था। विच ऑफ द फ्लोइंग वुड नॉट रिप्रेजेंट द कैश आउटफ्लो ऑफ द बिजनेस, इसमें से कौन सा ऐसा है जिसमें हम ये कहेंगे कि ये कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ। परचेज ऑफ बिल्डिंग फॉर कैश, कैश में बिल्डिंग खरीदूंगा तो कैश का आउटफ्लो होगा, बिल्कुल सही है। मैं लैंड अगर बेच दूंगा तो मेरा कैश का आउटफ्लो होगा। सेल ऑफ लैंड फॉर कैश, आउटफ्लो थोड़ी होगा, इनफ्लो होगा, ये है। उसने आउटफ्लो पूछा था ना, अगर मैं लैंड बेचूंगा तो मुझे आउटफ्लो थोड़ी होगा, पैसा आएगा, इनफ्लो है। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो डज नॉट इंडिकेट कैश इनफ्लो आउटफ्लो फॉर द पर्पस ऑफ द फ्लोइंग एक्टिविटी। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो डज नॉट इंक्लूड कैश इनफ्लो आउटफ्लो, कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो नहीं बताता। रेवेन्यू एक्टिविटी, ये ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। ये थोड़ी भाई फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये सारी चीजें क्या बताती है, कैश का इनफ्लो आउटफ्लो बताती है, तीन ही चीज तो होती है। रेवेन्यू एक्टिविटी तो कोई सेपरेट हेड होता ही नहीं है। अगर मैं कॉपीराइट जो एक गुडविल है मेरी, उसको मैं सेल कर देता हूं, इज कंसर्न विद द कैश फ्लो फ्रॉम, क्या माना जाएगा। गुडविल इज एन एसेट, एसेट को बेचना, एसेट को खरीदना एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है। तो अगर आप इंटेंजिबल एसेट को खरीद बेच रहे हो, वो भी एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मानी जाएगी। लो जी, ये भी हो गया कंप्लीट। इसके आप छोटे छोटे एमसीक्यू है जो प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट हमें दर्शाते हैं, इसको और कर लेते हैं। टोटल ये 5 एमसीक्यू है, पांचों कर लेते हैं एंड उसके बाद हम खत्म करते हैं आज की क्लास को। न्यूमेरिकल एमसीक्यू, ऐसे एमसीक्यू करने चाहिए आपको, ठीक है। चलिए, पहले कहता है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 15,000 रुपए। इसके लिए मैं नोट खोल लेता हूँ। 15,000 रुपए का नेट प्रॉफिट है और कहता है इंटरेस्ट रिसीव इन एडवांस ऑन 1 जनवरी, ओपनिंग इंटरेस्ट रिसीव्ड एडवांस इज एन लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी होती है ना, वो इंटरेस्ट जो आपने एडवांस में कमा लिया वो लाइबिलिटी होती है। ओपनिंग भी दे रखा है और क्लोजिंग भी दे रखा है। कुछ इस तरीके से मान लो 2023 की बिगिनिंग और 2023 का एंड। बिगिनिंग में आपका इंटरेस्ट रिसीव इन एडवांस था 2000 और एंड में है 3000। तो करंट लायबिलिटी बढ़ रही है या कम हो रही है? सर करंट लायबिलिटी बढ़ रही है। बढ़ रही है इसका मतलब क्या है? इंक्रीज ना करंट लायबिलिटी, 1000 रुपए से बढ़ रही है। अगर ये लायबिलिटी नहीं बढ़ रही होती तो आपकी जेब से कैश फ्लो होता, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ने की वजह से आपने पैसा जो जा रहा था वो नहीं दिया, इसका मतलब आपकी जेब में रह गया। इसका मतलब इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी ऐड होगा नेट प्रॉफिट के अंदर। अगर आपका नेट प्रॉफिट है सर आपके पास 15,000 और लायबिलिटी बढ़ने से आपका प्रॉफिट क्या होगा? ऐड होगा 1000 रुपए। तो यहाँ पर आपके पास 16,000 रुपए का आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगा, 16,000। एक्स लिमिटेड ने एक मशीन परचेज करी है 10 लाख रुपए की, उसके ब्याह पर 2.5 लाख का चेक इशू करा है और 105 डिबेंचर इशू करे हैं 7.5 लाख के। इन कैश फ्लो स्टेटमेंट ट्रांजेक्शन विल बी शोन एज, अब ट्रांजेक्शन कहां पर शो होगी? भैया जो 10 लाख रुपए की मशीन खरीदी है ये तो सीधा सीधा आपकी एसेट हो गई, तो ये हो गया सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, है ना। बट पैसा कितना गया है? 2.5 लाख रुपए। भाई जब मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाता हूं तो मैं सिर्फ कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो देखता हूं। मशीन भले ही आपने 10 लाख की खरीदी हो, जेब से पैसा तो 2.5 लाख ही गया है और डिबेंचर इशू है, तो 2.5 लाख रुपए तो हो गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि वो आपकी जेब से गया है, ठीक है, कैश गया आपकी जेब से। और 105 डिबेंचर एक नॉन कैश आइटम है, क्योंकि आपने डिबेंचर इशू करे हैं और डिबेंचर इशू होने से आपका पैसा नहीं गया होगा। आउटफ्लो कितने का हुआ है? 2.5 लाख रुपए का हुआ है। भाई 10 लाख की मशीन मेरे पास आ गई, पैसा मैंने उसको दिया नहीं, पैसा मैंने सिर्फ 2.5 लाख रुपए दिया है अपनी जेब से, तो मेरा कैश आउटफ्लो 2.5 लाख का हुआ है और 105 डिबेंचर दे दिया, बाकी 7.5 लाख के, होगी 10 लाख की मशीन। डिबेंचर इशू करने से क्या होता है? कैश का आउटफ्लो होता है? नहीं होता ना। डिबेंचर इशू करने से कैश का आउटफ्लो तो नहीं हुआ ना मेरा, ना मेरे पे पैसा आया, क्योंकि मैंने मशीन के बदले में, बाटा सिस्टम हो गया, मशीन के बदले में डिबेंचर दे दिया, पैसा ना आया ना गया, पैसा सिर्फ गया 2.5 लाख रुपए। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा 2.5 लाख का आउटफ्लो। गिवन सैलरी एक्सपेंस ऑफ 40,000, आउटस्टैंडिंग द बिगिनिंग 5,000 रुपए, आउटस्टैंडिंग एट द एंड 10,000 रुपए, कैश आउटफ्लो ऑन द सैलरी विल बी क्या होगा? भाई 40,000 रुपए ये आ गया, 10,000 रुपए आपका आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग है, तो नहीं 5,000 रुपए आपका आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग है, 10,000 रुपए आपका आउटस्टैंडिंग एंड है।
बचपन की याद आ रही है, देखो एट द एंड ऐड होता है और बिगिनिंग माइनस होता है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है सर, वो मत करना आप। देखो सर कैसे करना है आपको, सर आपने टोटल सैलरी एक्सपेंस कितना पे करना है, 40,000 रुपये। आपने टोटल कितना सैलरी पे करना है, 40,000 रुपये। अब एक बात बताओ, मेरे साल के शुरू में 5,000 रुपये का आउटस्टैंडिंग था, मतलब मैंने इतनी सैलरी पे नहीं करी थी। साल के एंड में मेरा 10,000 रुपये का आउटस्टैंडिंग हो गया, इसका मतलब मेरा आउटस्टैंडिंग कितना बढ़ गया, 5,000 रुपये। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि पिछले साल के शुरू में मेरा आउटस्टैंडिंग था 5,000 और इस साल के शुरू में मेरा, इस साल के एंड में मेरा आउटस्टैंडिंग 10,000 रहेगा। तो मतलब करंट ईयर में आपने 5,000 सैलरी और नहीं पे करी होगी, अभी तो बड़ा। तो मतलब जो 40,000 पे सैलरी आपने पे करनी थी उसमें आपने सिर्फ 35 ही पे करा होगा। अगर मेरे को आपको 40 पे करना है और मैं आपको सिर्फ 35 ही पे करूं तो 5,000 आउटस्टैंडिंग रह जाएगा और 5,000 करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग रह जाएगा और पिछले साल का 5,000 था, तो अब जाके करंट ईयर के क्लोजिंग में 10,000 आउटस्टैंडिंग रहेगा। तो कहने का पर्पज ये है कि आपने कितना आउटफ्लो करा, सैलरी आपने एक्चुअल में पे कितनी करी। अगर आपका पिछले साल से आउटस्टैंडिंग इस साल 5,000 बढ़ गया तो मतलब करंट ईयर में आपने सैलरी में फिर से 5,000 नहीं पे करे, तो करंट ईयर में कितने पे करे, सिर्फ 35,000 रुपए, सिर्फ 35,000 रुपए आपने करंट ईयर में पे करे। क्योंकि 35 पे करोगे तभी तो 5,000 आउटस्टैंडिंग बचेगा, 40 करने थे, 35 पे करा, 5,000 आउटस्टैंडिंग, तो वो बढ़कर 10,000 हो गया। वो समझ में आया। चलिए, इफ द नेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर 50,000 रुपए, अगर आपने नेट प्रॉफिट कितना कमाया, 50,000 रुपए कमाया, ठीक है, नेट प्रॉफिट आपने कितना कमाया जी, 50,000 रुपए कमाया। इसके बाद आपने कहा कि मेरे जो डेटर है बिगिनिंग में वो 10,000 रुपए है और क्लोजिंग में मेरे डेटर 20,000 रुपए, तो यहां से यहां जाओगे तो 10,000 रुपए आपका डेटर बढ़ गए। इंक्रीज इन एसेट का होता है, एसेट के बढ़ने से होता क्या है, कैश का आउटफ्लो होता है। एसेट जब बढ़ रहा होता है, करंट एसेट, तो कैश मेरा जाता है ना। तो एसेट के आउटफ्लो से क्या होता है, अनफ्लो। तो यहाँ पर 10,000 माइनस कर दो, 40,000 रुपए का आपको आ हो जाएगा नेट, 40,000। लास्ट आपका आंसर आ जाएगा लास्ट। अगर आपका नेट प्रॉफिट 50,000 रुपए है, इंक्रीज इन एसेट, एसेट के बढ़ने से कैश आउटफ्लो होता है, एसेट के घटने से कैश इनफ्लो होता है। अब देखो मेरा बीआर है जो 10,000 से डिक्रीज हो गया, मतलब पहले बीआर 50,000 रहे होंगे, अब वो 10,000 हो गया। कैसे हुआ, क्योंकि आपने बीआर का पैसा आपको रिसीव्ड हो गया होगा ना। बीआर का मतलब क्या होता है, मुझे 50,000 लेने की थे, अब वो 40,000 रह गए, मतलब 10,000 कम हो गए बीआर, तो मतलब मुझे पैसा मिल गया होगा ना, तो इनफ्लो, तो 10,000 और जुड़ जाएगा, तो 60,000 पे आपका आ जाएगा, 60,000 पे आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी है, यहाँ पर गलत है, ये बी नहीं होगा ऑप्शन, इसका डी होगा। क्योंकि होता क्या है कि आपका डिक्रीज हुआ है ना बीआर, बीआर डिक्रीज होने का रीजन ही ये है कि आपको कैश का इनफ्लो आया होगा, किसी ने पैसा आपको दे दिया होगा बीआर का 10,000 रुपए, तब वो डिक्रीज होगा। पैसा आने का मतलब जोड़ो आप नेट प्रॉफिट के अंदर उसको, 60,000 आएगा, तो यहाँ पर डी होगा इसका ऑप्शन। ठीक है जी, समझ में आ गया, क्लियर है। तो यहाँ पर इसको ठीक कर लेना आप, बाकी सब ठीक है। 3 चैप्टर हम 3 मॉड्यूल कर चुके हैं, नेक्स्ट क्लास में बाकी 2 मॉड्यूल करा दूंगा, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के, तो मॉड्यूल पार्ट अपना कवर हो जाएगा। फिर में हम एमसीक्यू बैंक की तरफ चलेंगे। आज को सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोस्तों। हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।